नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए देयर आर n straight lines in a plane, n straight lines in a plane, no 2 are parallel, no 3 are concurrent, और कोई कोइंसिडेंट भी नहीं है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है आपने सिमिलर लाइंस बता दी, तो वो नहीं है। एन स्ट्रेट लाइंस है, कोई 2 पैरेलल नहीं है, कोई 3 कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है। इफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। यदि आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो, इफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ज्वाइंट, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ ज्वाइंट, देन if their point of intersection are joined, then number of, जब आप 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो लाइंस बनती है। तो एन स्ट्रेट लाइन से एक प्लेन में ना कोई पैरेलल है 2 लाइन, ना कोई 3 लाइन कॉन्करेंट है। इफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर ज्वाइंड, देन नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस, फ्रेश मतलब न्यू लाइंस, इनके अलावा, फ्रेश लाइंस मतलब इन एन लाइंस के अलावा, the number of fresh lines so obtained are equal to n by 8, n minus 1, n minus 2, n minus 3. देखो एन आपको स्ट्रेट लाइंस गिवन है एक प्लेन में, कोई 2 पैरेलल नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है सब। ठीक है। अब देखो एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन से तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। आपको वो नई लाइंस बनानी है जो इन गिवन लाइंस के पीओआई को ज्वाइन करने के बाद बनती है। तो एक लाइन से कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है। जब तक आप एन में से एक लाइन लोगे, यानी बाय यूजिंग NC1, तो एक लाइन से कोई पीओआई नहीं है, तो नई लाइन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो पुरानी लाइंस है वो मैं इस व्हाइट से ड्रॉ करूंगी। जैसे लाइन बनेगी हम लोग कलर चेंज करेंगे। अब मैंने एक और लाइन ले ली, तो जैसे एक और लाइन ली, आपने 2 लाइंस चूज कर ली बाय यूजिंग NC2, तो ए की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ए, एक पॉइंट से कोई लाइन नहीं। ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, एक और लाइन जैसे आपने ली बाय यूजिंग NC3, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, और 3 पॉइंट से जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं कटी हुई, ABBCCA, ये तो वो पुरानी लाइन है। यानी जब तक आप एन में से 3 लाइन ले रहे हो तब तक तो आपको कोई भी नई लाइन नजर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन ले लेंगे, ये चौथी लाइन। जैसे ही आपने चौथी लाइन ली, आपको एक नया पॉइंट और नजर आएंगे, DEF। इसने इस लाइन को डी पे, इस पे ई पे, और उस वाली को एफ पे काटा। अब सुनो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से मिलाओ, नजर आई नई लाइन। ए को ई से पुरानी, ए को एफ से, बी को सी से, बी को डी से, बी को ई से, बी को एफ से, सी को ई से, सी को एफ से। बस अब आप तो फिर उल्टा ही चलोगे ना, आप ए को बी से मिलाओ या बी को ए से मिलाओ, बात तो एक ही हो गई। तो जैसे ही आपने एन में से एक लाइन चूज की, NC1, कोई नई लाइन नहीं मिलती। एन में से जब आप 2 लाइन चूज करते हैं बाय यूजिंग NC2, नो फ्रेश लाइन, 3 से भी नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आपने चौथी लाइन सेलेक्ट की बाय यूजिंग NC4 वेज, आपको 3 फ्रेश लाइंस मिलती है। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बनता है 3n इंटू n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो आंसर आ गया n/8, n-1, n-2, n-3 डिवाइडेड बाय 8। ये प्रूफ कर दिया मैंने। जैसे सुनो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 8, 4 सर्कल्स हैं,
डिफरेंट शेप के, सेम साइज के नहीं है, कौन साइड का जाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, और 5 स्ट्रेट लाइंस है ना। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लो, है ना। मिनिमम नंबर का मतलब है ना, ऐसे समझ लो कि ना तो सर्कल कॉन्साइड कर रहे हैं ना लाइन, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीओआई निकाल दो या फाइंड नंबर ऑफ पीओआई। अब क्या क्या बनेंगे, जब दो सर्कल आपस में काटे तो, जब दो लाइन आपस में काटे तो, और जब एक सर्कल एक लाइन काटे तो। मैंने मिनिमम इसलिए हटा दिया कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट वाला केस हटा दो, ठीक है। जब दो सर्कल आपने कटवाए तो 2 × 4c2 लिखा जाएगा। इसीलिए जैसे ही आपने 4 लाइन चूज की, बाहर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 2 × 4c2 क्यों, क्योंकि 2 पीओआई आते हैं, इससे एक ही आता है, तो 1 × बोलो 5c2। और जब एक सर्कल ले रहे हो 4c1 और एक लाइन ले रहे हो 5c1, तो पीओआई कितने आ रहे हैं, 2। ये आंसर, ठीक है। बोलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 3 पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड और 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करती है। 1 2 3 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम when the 3 parallel vertical lines are intersected by 2 parallel horizontal lines, then find the total number of parallelograms। टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आमने सामने की साइड से इक्वल है। आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, है ना। आप थोड़ा सा टिल्ट करके काटोगे तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि आमने सामने की साइड से इक्वल और पैरेलल है। आप ना इसको स्क्वायर ना बोले तो ज्यादा बेटर होगा, फिर मुझे इक्वली ये लेंथ और ये सेम बनानी पड़ेगी। तो बेस्ट जो होता है ना वर्ड, इसके लिए वो पैरेललोग्राम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम पहले कितने बन रहे हैं ये जान लेते हैं, फिर ये देखेंगे बनते कैसे हैं, फिर उसको पीएनसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनसीआर कैसे यूज करते हैं। पैरेललोग्राम गिने हम, एक तो ये मेरी जो फिंगर की टिप घूम रही है ना वो दिखा, दूसरा ये ऐसे गेम भी आता है एक फोटो है, फिर उसमें कहेंगे इसमें लॉइन के कितने फेस नजर आ रहे हैं, है ना। इसमें आते हैं ना ऐसे, कई बार व्हाट्सएप फेसबुक पे आते हैं। एक ये पूरा कितने पैरेललोग्राम है, 3, 1 2 एंड दिस होल 1 3। अब पैरेललोग्राम कैसे बनते हैं, इवन क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, सुनो। 4 पॉइंट्स को मिलाने पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, पहली बात, इसमें आप कोई बच्चा नकार नहीं सकता। सिमिलरली 4 पॉइंट्स को मिलाने पर एक पैरेललोग्राम बनता है। और पैरेललोग्राम ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, एकदम यूं स्ट्रेट है और यूं स्ट्रेट है, आधा टेढ़ा पॉइंट नहीं है। मतलब इसके जस्ट ऊपर ये है, इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल एक लाइन पे ही है, मतलब इस तरह से नहीं है, ऐसे नहीं है कि भैया पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा। वो डायग्राम देखो तो उसी के रेस्पेक्ट में बात करें। जब आप टोटल हॉरिजॉन्टल पॉइंट में से 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट चूज करेंगे, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, ये और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 दे दो। अगर मैंने इसको ऐसे दिया और आपको पैरेललोग्राम ही बनाना है तो चौथा पॉइंट यही आएगा, वो फिक्स है। तो 2 हॉरिजॉन्टल दे दो, 2 वर्टिकल दे दो, तो ऑब्वियसली अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही बनेगा। अच्छा क्वाड्रिलेटरल बनते कैसे, जब आप पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना तुमने, साइक्लिक ऑर्डर में मिलाओगे ना तो ही प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आधा टेढ़ा नहीं है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये 4 पॉइंट्स हैं और तुम ऐसे मिला रहे हो तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल थोड़ा है, डमरू हो गया ये, है ना। तो टोटल हॉरिजॉन्टल में से 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट चूज करना एंड टोटल वर्टिकल पॉइंट्स में से 2 वर्टिकल पॉइंट चूज करना पैरेललोग्राम बनाने के तरीके हैं। जैसे हैंडशेक बनाने के तरीके NC2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन NC2, लाइन बनाने के तरीके NC2, ये सब है आपने, है ना। N में से 3 लोगों को चूज करने का तरीका NC3, ट्राइंगल बनाने का तरीका NC3। तो सुनो
3 में से 2 हॉरिजॉन्टल चूज करना और 2 में से 2 वर्टिकल चूज करना। टोटल 3 और वर्टिकल कितने 2, ऐसे गिनते हम। तो 3c2 होता है 3 और 2c2 होता है 1, टोटल 3 पैरेललोग्राम्स। मैंने आपको पहले ही गिन के बता दिए थे। हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स, यहां देखो तुम, हो गया बहुत नोट, सारे टाइम नोट ही तो करते हो। हाउ मेनी टोटल पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 हॉरिजॉन्टल, ऐसे 3 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। वो क्वेश्चन में देगा, अभी आप लिखवा देंगे आपको प्रॉपर क्वेश्चन, पहले आप समझिए, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं हम। मतलब क्या, ज्यादा बढ़ाने पर ना गिनना मुश्किल हो जाता है। ये तो क्या है, ये तो 4c2 लो तो 6 हो जाता है, 5c2 लो तो 10 हो जाता है। अब 10 गिनने में भी तो टाइम लगता है, लिखने में तो नहीं लग रहा। आप समझे मेरी बात, लेकिन दिखाने में, गिनने में तो टाइम लगेगा। हॉरिजॉन्टल कितना है, 1 2 3, 1 2 3। पहले तो आपको गिना देते हैं, सुनना, यहां गिनना, आप नहीं बोलना। 1 2 3 4, एक एक यूनिट के ले लो, छूटता नहीं है। फिर 5 6 7 8 और ये पूरा 9, एक एक यूनिट के, 2 यूनिट के, और फिर पूरा 3 यूनिट का। 9 आए, 9 कैसे गिने, 3 में से 2 चूज करने का तरीका हॉरिजॉन्टल, 3 में से 2 वर्टिकल चूज करने का तरीका हॉरिजॉन्टल, 3 और 3 स्क्वायर 9। बस, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि नहीं, चेस बोर्ड पे दिखाओ। चेस बोर्ड होता है 8 by 8 का, है ना, उसमें 9 पॉइंट्स बनते हैं, 8 स्क्वायर होते हैं हॉरिजॉन्टल, 8 स्क्वायर होते हैं वर्टिकल। तो 9c2 कितना, 36 इंटू 36, गिनते रहना, बैठ में पूरे साल भर निकल जाए, है ना। तो कम के लिए बना लो। तो सुनो, अब बना देता ना, हम लोग लिख देते हैं इसको इस तरह से। आपने ये बनाया इक्वली स्पेस्ड ये पैरेलल लाइंस है, ऐसे ही उधर बनाया 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 का दो यहाँ पे m, 2 3 डॉट 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 का दो m हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, n वर्टिकल पॉइंट्स हैं। सुनो, जितने पॉइंट्स होते हैं ना उनसे कम बॉक्सेस बनते हैं। जैसे 3 पॉइंट्स है ना, तो डब्बे 2 ही बनेंगे, समझे आप। इधर 3 पॉइंट्स है तो 2 ही डब्बे बनेंगे, और इधर 2 पॉइंट्स है तो 1 ही डब्बा बनेगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 2। तो अगर चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल, 8 स्क्वायर वर्टिकल्स 1 यूनिट के 64, तो 9 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, 9 पॉइंट्स ऐसे होते हैं। चेस खेला आपने, देखा है कभी? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, बोलो। टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स MC2, और उधर का लेंगे तो NC2। ठीक है, बोलो। ये 3 पॉइंट्स आते हैं तो 3 ही लाइंस है। नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ पॉइंट सेम होते हैं, बॉक्सेस एक कम हो जाता है, या बॉक्स जितने होते हैं उससे एक ज्यादा पॉइंट्स और लाइंस हो जाती है। समझ में आ गया? पॉइंट्स चूज करने हैं मुझे। ये क्या है, ये है 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली आउट ऑफ 3, और ये 2 पॉइंट्स वर्टिकल आउट ऑफ 2, 2 ही तो हैं। अब सुनो, चेस बोर्ड का भी ले लेते हैं हम लोग। चलो फिर ये नोट कर लो, उधर ले लेंगे, इतनी है ही मुझे। अब यही काम देखो हम चेस बोर्ड में करें। यहां देखो चेस बोर्ड में होता क्या है, 8 by 8 साइज का है ये, 2, ये 3 4 5 स्क्वायर्स होते हैं, 6 7 और बना लेंगे अगर कम पड़ेगा तो। 8 स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, 8 स्क्वायर्स वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक और लाइन ले लो, इसमें कम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 बॉक्सेस ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, 8 बॉक्स स्क्वायर्स है बेसिकली, ये सेम इक्वल लेंथ के विड्थ के होते हैं। तो सुनो, चेस बोर्ड को यूज करते हुए, चेस बोर्ड है ये ना, चेस बोर्ड को यूज करते हुए टोटल नंबर ऑफ
रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे? अब हम और स्पेशलाइज केस कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम एक ही बात है ना? क्योंकि हम लोग जो फिगर ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बात करें ना, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बोलिए, बोलो रेक्टेंगल्स बनेंगे 9c2 इंटू 9c2। और इसमें भी ये भी रेक्टेंगल्स बोल सकते हैं आप, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल्स भी। मतलब पैरेललोग्राम तो देखो ऐसे भी बन सकते हैं ना, यूं बनाया मैंने और फिर यूं बनाया, है ना, थोड़ा सा टिल्ट, मतलब यूं इस तरह से भी बन सकते हैं ना। ये कहने का मतलब ये है, अभी तो हम ज्यादा केस को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, 9 में से 2 हॉरिजॉन्टल, 9 में से 2 वर्टिकल। अब अगर मुझे स्क्वायर्स बनाने हैं, अब और डेप्थ में जा रहे हैं हम, स्क्वायर बना, तो सुनो स्क्वायर कैसे बनेंगे, स्क्वायर्स कैसे बनेंगे? स्क्वायर ऐसे बनेंगे जितना एग्जैक्ट, देखो ये जो आपने ना 9c2 रेक्टेंगल लिए ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें नहीं करेंगे। जैसे रेक्टेंगल तो ये भी है ना, तो जब आप MC2 ले रहे हैं, जब आप MC2 ले रहे हैं, M में से कोई से भी 2, तो 1 और 3 भी तो आ रहा है, 2 और 5 भी तो आ रहा है। अब जब यहां से आप 1 और 3 ले रहे हो तो इसकी लेंथ तो बन रही है, और उधर से कोई 2, 1 और 2 ले रहे हो तो इसकी विड्थ बन रही है, तो ये वाला बन रहा है, ये वाला, तो भैया ये स्क्वायर थोड़े ना है। दूसरा, जब आप यहां से 3, 4, 5 और 6 ये वाला ले रहे हो, 3, 4, 5 ले रहे हो, और उधर से 2 और 3 ले रहे हो, तो ये बन रहा है, तो ये थोड़ा ना स्क्वायर है। इधर से आप 1, 2 ले रहे हो, इधर से आप 3, 4 ले रहे हो, तो ये बन रहा है, हाँ ये स्क्वायर है। स्क्वायर कब बनेगा? जब इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ आप कवर करेंगे, यानी इधर से 1 यूनिट का लेंगे तो उधर से भी 1 यूनिट का लेंगे। कैसे? सुनो, इधर से कोई से भी 1 यूनिट का मतलब है कोई से भी 2 पास वाले पॉइंट चूज करना, यानी 1, 2 ले लो, 2, 3 ले लो, 3, 4 ले लो, ये ले लो, ये 1 यूनिट लेंथ हुई ना। जैसे मैंने 2 और 4 लिया तो फिर ये 2 यूनिट लेंथ हो गई, 1 यूनिट थोड़ा ना हुई। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट एक साथ लेने पड़ेंगे, और 2 यूनिट लेंथ के लिए, है ना, 2 यूनिट लेंथ के लिए, 2 यूनिट लेंथ के लिए बोलो 3 कॉन्जिक्यूटिव एक साथ। यदि यहां से आप 2 कॉन्जिक्यूटिव एक साथ लेते हैं तो इधर से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लो, तो ये स्क्वायर ही तो है। अब अगर यहां से तो मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव ले लूं और उधर से मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव ले लूं, तो ये तो क्या बन गया? रेक्टेंगल। इधर से आप 4 और 5 2 कॉन्जिक्यूटिव लेते हो और उधर से 3 और 4 लेते हो, तो ये कौन है? स्क्वायर है। यानी जितना लेंथ आप इधर लेते हैं उतना ही लेंथ आप उधर लो, तो टोटल नंबर ऑफ है ना स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 यूनिट लेंथ के। अच्छा 1 यूनिट लेंथ के तुम गिन सकते हो ना कितने? 64। मैं तुम्हें गिन के बताती हूँ, तुम गिन लेना। गिन रहे हो ना? ऐसे नहीं गिनना, ऐसे नहीं गिनना, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं गिनना, है ना कि हाँ मैडम 32 तक आ गए, है ना, 59, 62, फाइनली 64, और इधर के 8 उधर के 8 इंटू 8 64 हो गए, क्या गिन। अब सुनो, अब क्या करना है? 9 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने का तरीका, 1 यूनिट लेंथ, 1 का लेंथ, 1 यूनिट का विड्थ, तो 9 में से कोई सा भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, n में से r कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट चूज करने का तरीका n-r+1, राइट। सो 9 में से 9 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने का तरीका 9-2+1, एंड सेम फॉर द वर्टिकल ऑल्सो। तो आप स्क्वायर कर दो, 64 है। अब 2 यूनिट का, ये तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेंथ। अब 2 यूनिट, सुनो 2 यूनिट कब आएगा? जब आप कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि इधर के आप 1, 2, 3 लेते हो तो उधर का भी 1, 2, 3 लेना है, इधर का 1, 2, 3 ले रहे हो तो उधर का 4, 5, 6 ले लो, तो कौन सा स्क्वायर बनेगा? इधर का 1, 2, 3, उधर का 4, 5, 6, ये वाला स्क्वायर है। आप ध्यान से देखो, तो क्या लिखेंगे? 9-3+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर का और उधर का हॉरिजॉन्टल चेस्ट पर ना मतलब
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट सेम है इसलिए स्क्वायर हो रहा है। फिर 9 माइनस 4 प्लस 1 एंड लास्ट में से 8 यूनिट लेंथ और 8 यूनिट लेंथ, पूरे का एक स्क्वायर कितना बन रहा है 1, तो लास्ट में से 9 में से 9 कॉन्जिक्यूटिव चूज कर लो तो 1 बनेगा। ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई बोले आप कैसे सॉल्व करें, तो सीक्वेंस सीरीज ये काम करती है। दिस इज द सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के कितना 8 और r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और n का वैल्यू 8 पुट कर दो। सॉल्व कर लो 8 9 16 और 17 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 3, है ना। और ये तो 17 इंटू इसे कटा है ना 2 4 और ये ना कितना हो गया ये 12, कितना हो गया 204, है ना। ऐसे बनाएंगे आप। सो रेक्टेंगल चूज करने के लिए तो MC2 NC2 और स्क्वायर के लिए कॉन्जिक्यूटिव। जैसे और सुनिए, ये तो चलो चेस बोर्ड का ले लो, अब और देख लेते हैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ, सुनो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने, जल्दी बोलो। 7C2 4C2। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 7 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव और 4 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लस 7 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव और 4 में से 3 कॉन्जिक्यूटिव, 7 में से 4 कॉन्जिक्यूटिव और 4 में से 4 कॉन्जिक्यूटिव। बस 4 में से 5 कॉन्जिक्यूटिव अब नहीं आएंगे। जब उधर का वाला नहीं देगा तो इधर वाला कैसे देगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 8 8 में 6, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 5 2, फिर 4 1। ठीक है, कितने हो गए 18, यानी 1 1 यूनिट के 18 है, 2 2 यूनिट के कितने हैं 10 और 3 3 यूनिट के कितना हो गया 20 32। और छोटा बना लोगे। इस तरह से मैंने आपको पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स और फिर ये आपको ये सिखाया स्क्वायर्स बनाना। इस क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम बना लो और जरा ये पॉइंट्स लोकेट कर लो, है ना। लिखिए इन हाउ मेनी वेज एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट यहां बैठा है इस तरह से, ये अफ्रीकन है स्पेशल टाइप का। इन हाउ मेनी वेज एन इंसेक्ट कैन मूव फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू द राइट टॉप कॉर्नर, यानी A to I। इन हाउ मेनी वेज एन इंसेक्ट कैन मूव फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू द राइट टॉप कॉर्नर। If he can move either right side or of the up side along the lines, either right side or up side along the given lines in given figure। मतलब ये जो लाइन्स है ना, ये रोड्स हैं, ये स्ट्रीट्स हैं, इन्हीं के अलॉन्ग ये जाएगा। ये सुनो, ये भी कुछ ना कोई नंबर ऑफ वेज है जिसको अभी इन लैंग्वेज में इन्होंने चेंज कर दिया। एक इंसेक्ट यहां बैठा है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, उसको यहां जाना राइट टॉप पे, जबकि वो कैसे कैसे जा सकता है, या तो राइट जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। एक बार राइट जाने के बाद वापस उल्टा नहीं जाएगा और एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं जाएगा, यानी यहां जाकर के यूं ही जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा। यहां जाकर के इसको याद आया कि गड़बड़ हो गई तो फिर यूं नहीं जाएगा, यूं नहीं जाएगा। और पाथ कौन है, ये लाइंस, इन्हीं के अलॉन्ग जाएगा। तो कितने तरीके से वो ऐसा कर सकता है। तो पहले तो देखो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं, रटे हम, मतलब गिने हम
रटे तो क्या, गिने, काउंट करें, तुम बताओ मुझे। एक पाथ तो ये देखो, पाथ लिख रही हूं मैं, एक तो भैया ए बी सी एफ आई, अरे इसको नहीं पढ़ना है गधों, इधर देखो, कहीं तो देख रहे हैं, अच्छा अरे इसमें क्या देखना है भाई, इधर देखो आप, ए बी सी एफ आई, कहीं को तो ये पता ही नहीं होता है देखना कहाँ है। एक पाथ तो उसने लिया, सीधा सीधा जाएगा राइट साइड एंड पूरा ऊपर, ठीक है। इधर हॉरिजॉन्टल वाले ले लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाती हुई जाऊं। यदि उसने पूरा हॉरिजॉन्टल पाथ कवर कर लिया तो फिर इस इंसेक्ट को इस आई तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरा वर्टिकल कवर करना ही पड़ेगा। यदि मैंने पूरा हॉरिजॉन्टल एबीसी ले लिया तो फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है, सी एफ आई। यानी अगर मैंने हॉरिजॉन्टल के दोनों बॉक्सेस कवर कर लिए तो वर्टिकल के दोनों बॉक्सेस एक ही तरीके से कवर हो जाएंगे। मतलब जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती है ना, उसी को एनसीआर वगैरह में कन्वर्ट करके और ये पीएनसी बना दिया है हम लोग। देखो इतना सा डब्बा है, यही मैं चेस बोर्ड पे कराऊं तो कितना आप ऐसे कितने अल्फाबेट्स ही कम हो गए। यहाँ तो फिर भी तुमने चिपका दिए ए से लेकर आई तक, क्या गिनोगे, फट जाना है खोपड़ा। इसलिए यही तो खूबसूरती है मैथ्स की, तुम लोग जान ही नहीं पाते। खूबसूरती नहीं है कि आप जिसको मैथ समझ में नहीं आती उसको तो क्या है, ये काला तो बोल नहीं सकते हैं, सफेद अक्षर भेज भरा, यही तो ब्यूटी। अभी देखो आपको मैं बोलूं कि 17 की पावर 203 है, इसका लास्ट डिजिट निकाल दो, तुम्हारा कैलकुलेटर फेल है उसके सामने, तुम फटाफट बाइनोमियल से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो फिर, है ना। अब सुनो, और 17 की पावर 203 आपने कभी कैलसी से सॉल्व करने की कोशिश की तो वो ऐसा सिंबल देगा। एक दिन मैंने कोशिश की थी, जब कौन इतनी मेहनत करे इससे निकाल लूं। इसका मतलब होता है कि इतना लंबा नंबर डिजिट आएगा, वो तो क्या कहता है इनटू करके 10 की पावर में देता है ना, ऐसे देता है ना वो, तो इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट। स्क्रीन छोटी पड़ गई, उसको बताओ बेवकूफ को। अब देखो तो ए बी सी एफ आई, यदि उसने हॉरिजॉन्टल के दोनों बॉक्सेस कवर कर लिए, टोटल बॉक्सेस कितने, 4, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, ऐसे गिनते हम। 3 पॉइंट्स है, 3 उधर है, तो टोटल जो है बॉक्सेस कम बनते हैं, एक कम बनता है, तो 3 पॉइंट है तो बॉक्सेस 2 बनेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, है ना, और 2 ही आपके पास वर्टिकल बॉक्सेस हैं। इसमें ये बॉक्स से कनेक्ट होता है, पॉइंट से नहीं, इसलिए। तो जब इसने हॉरिजॉन्टल के दोनों कवर किए, वर्टिकल का एक तरीके से हो जाएगा। ये एक पाथ। दूसरा पाथ बोलो, ए बी ई एफ आई, ए बी ई एफ आई, फिर ए बी ई एच आई, ए बी ई एफ आई, ए बी ई एच आई। अब बोलो ए डी, रुको, ए डी ई एफ आई, ए डी ई एच आई, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं पूरा वर्टिकल कवर कर लूं, क्या, ए डी जी, तो फिर हॉरिजॉन्टल मुझे कवर करना ही पड़ेगा। यदि देखो अभी तो सुनो, यदि मैं इतना चली, मैंने हॉरिजॉन्टल पूरा नहीं लिया, तो फिर मैंने वर्टिकल ले लिया, है ना, फिर मेरे पास हॉरिजॉन्टल आ गया, फिर मैंने वर्टिकल ले लिया। यदि मैं ये 2 हॉरिजॉन्टल लेना चाहती हूँ, ये 2 हॉरिजॉन्टल इसी पाथ से जाना चाहती हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो। यदि मैंने ए बी और ई एफ लेना ही लेना है कि भैया मैं इसी रोड से जाऊंगी, तो वर्टिकल लेने का मेरे पास कितना तरीका है, 2 या 1, वही तो मैं आपको समझा रही हूं कि यदि आप हॉरिजॉन्टल लोगे ही लोगे तो वर्टिकल लेने का भैया एक ही तरीका है। यदि आपने हॉरिजॉन्टल 2 ले लिए तो इधर एक ही पाथ है, यदि आपने वर्टिकल ले लिए तो फिर हॉरिजॉन्टल का एक तरीका है। तो लास्ट वाला ए डी जी एच आई, और बस क्या मैं रुक गई तो तुम भी रुक गए कि हम चले ही कहां थे, हम तो जितने आप लिख दो उतने बढ़िया है। बोलो और कोई,
कितने वेज हैं ये? बस इतने आएंगे क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने गिन रखे हैं। टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? टोटल 4 बॉक्सेस, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, टोटल हो गए 4 में से या तो 2 हॉरिजॉन्टल चूज कर लो तो वर्टिकल चूज करने का एक तरीका, या फिर 4 में से 2 वर्टिकल चूज कर लो तो फिर हॉरिजॉन्टल चूज करने का एक तरीका, और ये 6 के इक्वल होता है। ये कितने बॉक्सेस हैं? 16। तो अगर कोई एक इंसेक्ट यहां खड़ा है या कोई एक पर्सन यहां खड़ा है, उसको 1 से लेकर के यहां जाना है, यानी इस A पॉइंट से उसको B जाना है, A टू B, और वो मूव कर सकता है या तो राइट साइड या फिर अप साइड। तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल बॉक्सेस। तो तरीका कितना हो गया? 16 में से या तो 8 हॉरिजॉन्टल ले लो या 8 वर्टिकल ले लो, ये आंसर, ठीक है। यदि आपने डायग्राम ऐसा बनाया, सुनो, फिर आप गिन लेना, इसमें केसेस बढ़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4, और एक आदमी एक खड़ा है, बी पे जाना है, तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 8 टोटल बॉक्सेस हैं, या तो उसमें से कितने बॉक्सेस हो गए? ये 5 हॉरिजॉन्टल चूज कर लो या फिर उसमें से 3 वर्टिकल चूज कर लो। और सुनो, देखो मतलब मैं क्या बोलूं, कितनी खूबसूरती है मैथ्स की। आप 5 हॉरिजॉन्टल चूज कर लो या 3 वर्टिकल चूज कर लो, और फॉर्मूले से भी ये इक्वल होता है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। मतलब जो कुछ आप कर रहे हो वो फॉर्मूले से निकल के आ रहा है, आपको खूबसूरती नजर नहीं आती। आपको जिस दिन ये नजर आने लगी ना, आपके उसी दिन मैथ्स में से नंबर आने लगे। जब तक आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, आपके उसमें नंबर आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ना बिना इंटरेस्ट के बिल्कुल ऐसे बोरिंग से उसको रटे जा रहे हो। रटने की तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर अंत नहीं है। समझने का जरूर अंत है, एक बार समझ लिया उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन बन जाने। मतलब आप देखो, जो आप लिख रहे हो उसको मैथ्स भी अप्लाई करता जा रहा है, वरना 8C3 कितना बड़ा नंबर है, आप गिनो तो जरा। ये तो फिर भी 6 ही केसेस थे, आपने फटाफट 4C2 6 होता है, 6 मैंने गिन ली। जैसे आपने बॉक्सेस बनाया, अब आपकी बुद्धि लिमिटेड हो गई। यदि मैं बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हूं, लेकिन मैं सिर्फ डिजाइन कर सकती हूँ कपड़ों को, मैं उसको सिल नहीं सकती। सिलने का काम अलग है, डिजाइन करने का काम अलग। जैसे एक तो सिर्फ घर का या नक्शा बनाने वाला मैप बनाने का काम करता होता है, मैप बनाने का काम आर्किटेक्चर करता है, तो वो खुद थोड़ा ईंटें जमाता है वहां पे, तो उसको जो वहां लेबर है उसको समझाना पड़ेगा। उसी तरह से उसको स्केच करना आना चाहिए। यदि मेरा पूरा डिजाइन मेरे दिमाग में ही है, तो सामने वाला कैसे समझेगा मेरी इमेजिनेशन को? उसको जब तक वो ड्रॉ करके नहीं बताएगा तब तक नहीं हो सकता ना। अब मैं बोलूं कि मैंने गिन तो लिया है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, नहीं, हाँ आएगा तो बड़ा, मैंने गिन तो लिया, मैं होशियार बहुत हूं, मुझे समझ में आता है सब, मैंने गिन लिया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, तो फिर सामने वाले के लिए तो यूजफुल है ही नहीं। तो आप उसी को निकालने के लिए आप उसको मैथ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी फिजिक्स में, साइंस में, बायो में, आप जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ते हो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये मैथ्स है। इसीलिए कितने बड़े बड़े कंपटीशन आप लेते हो, मैथ्स के बिना बेकार है। इवन आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है उसको भी थोड़ा बहुत मैथ्स कमर्शियल लेवल का या एप्लीकेशन लेवल का पढ़ना ही पड़ता है। सो ये ब्यूटी है इसकी। तो एक्चुअली क्या है, इस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से राइट टॉप कॉर्नर तक जाने के लिए उसको टोटल बॉक्सेस में से या तो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस चूज करने या फिर वर्टिकल, एंड दोनों इक्वली है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू N-R। ठीक है, ये तो ये केस हो गया, समझ आ गया। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में देखिए आप, है ना, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम्स ज्योमेट्रिकली जो बेस थी वो बनाई। यहां देखिए, देयर आर M स्ट्रीट्स। M स्ट्रीट्स मतलब ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये स्ट्रीट्स हैं, जैसे चेस बोर्ड में होती है वैसे, है ना। तो ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, एंड डॉट डॉट करके इन्होंने M स्ट्रीट्स दे रखी और N स्ट्रीट्स दे रखी है इस तरह से, ये 2, ये 3 और ये अप टू कितनी हो गई N स्ट्रीट्स।
एक आदमी यहाँ खड़ा है, इस तरफ एक आदमी खड़ा है और उसको कहाँ जाना है, यहाँ पे, यानी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू द राइट टॉप कॉर्नर। इस तरह का क्वेश्चन कराया था ना इंसेक्ट वाला। तो ये कह रहा है कि जैसे चेस बोर्ड में लाइन अरेंज होती है वैसे ये स्ट्रीट्स आपको इस फिगर में गिवन है। तो फाइंड द वे अ मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये कितना हो गया ईस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो इसका मतलब क्या, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, या तो वो ऊपर जाएगा, मतलब देखो साउथ से अगर ऐसे जाता है, ये देखो ये क्या दे रखा है आपको, ध्यान से सुनिए, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इसका मतलब क्या है, साउथ ईस्ट, मतलब या तो ऊपर जा सकता है या फिर राइट में जा सकता है, यही कंडीशन थी ना, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर राइट मोस्ट डायरेक्शन जाएगा। एक बार राइट आने के बाद वापिस लेफ्ट नहीं जाएगा, एक बार टॉप पे आने के बाद नीचे की ओर नहीं जाएगा। सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो फिर किस तरह से बनाया था हमने, यदि यहाँ पे देखिए चेस बोर्ड में 9 लाइंस होती हैं तो 8 स्क्वायर्स होते हैं, 8 बाई 8 का बनता है ना, 8 स्क्वायर्स बनता है। तो अगर यहाँ पे n स्ट्रीट्स हैं तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने स्क्वायर्स बनेंगे, n-1 बॉक्सेस या n-1 स्क्वायर्स। उधर कर आपके पास m स्ट्रीट्स हैं तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, m-1 या m-1 बॉक्सेस कह दो या m-1 स्क्वायर्स कह दो। सो बोलो टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, इसको मान लो A, इसको मान लीजिए B, टोटल नंबर ऑफ वेज टू गोइंग फ्रॉम A टू B। इस आदमी को जो A पे खड़ा है उसको B तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है आपको। एक बार जैसे आप इधर जाएंगे तो फिर अब आप पीछे नहीं जाएंगे, फिर आप ऊपर ही जाएंगे, फिर आप राइट जाएंगे, टॉप जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। कितने तरीके हो गए, अच्छा टोटल कितने हो गए, टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए बोलिए, टोटल स्क्वायर्स हो गए m-1 प्लस n-1 यानी टोटल m प्लस n-2। उसमें से या तो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस चूज कर लो या फिर वर्टिकल बॉक्सेस चूज करने के तरीके A से B पर जाने के वेज हैं। तो क्या आंसर आएगा बोलिए, m प्लस n-2 या तो Cn-1 या फिर m प्लस n-2 कितना Cm-1, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, फैक्टोरियल m प्लस n-2 अपॉन फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1। ये आंसर NCR कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r और उनका डिफरेंस फैक्टोरियल n-r, है ना। तो देखिए एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे बैठा हुआ आदमी यदि इस स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग जाता है ऊपर की डायरेक्शन में या राइट की डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को अटेंड करते हुए अलोंग दीज स्ट्रीट्स और उसको यहाँ बी तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल बॉक्सेस काउंट कर ले, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अब उसमें से या तो हॉरिजॉन्टल चूज कर लें या फिर क्या चूज कर लें, वर्टिकल चूज कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फिर एक और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, 6 आइडेंटिकल एक्स हैं, आइडेंटिकल चीजों को पीएनसी में अरेंज करने का तरीका सिर्फ एक, 6x हैव टू बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स गिवन बिलो इन दिस फिगर। इस फिगर में आपको स्क्वायर्स गिवन है, काउंट करें तो 1 2 मतलब एक एक ये स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर नहीं लेना है, खैर ऐसे बन भी नहीं रहा और ऐसे स्क्वायर नहीं लेना है। ये R1 रो, फर्स्ट रो, दिस इज R2 और ये कौन से नंबर की रो है, R3। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 6 जो है 6x इन स्क्वायर्स में इस तरह से भरने हैं कि कोई भी रो खाली ना रहे, ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1x, कम से कम एक x तो होना ही चाहिए। अब सुनो ये R1 रो है, R1 रो के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, 2, R2 में कितने 4, R3 में कितने 2। यदि मैंने कहीं पे भी R2 के किसी भी एक स्क्वायर के अंदर एक x डाल दिया तो भी वो क्या कहलाएगी, फिल्ड रो। एम्प्टी रो का मतलब है उसका कोई भी स्क्वायर नहीं भरना चाहिए। तो एक मेथड तो है आप केसेस बना लो, इसमें 1 डाल दो, इसमें 2 डाल दो, इसमें इतने डाल दो, उसमें 2 डाल दो, इसमें 2 डाल दो, इसमें ऐसे डाल दो, इस तरह से केसेस बना लो। और एक आप क्या करो, टोटल कर लो, टोटल में से वो केस घटा दो जब कोई एक रो खाली हो या फिर कोई 2 रो खाली हो। सो सुनिए, टोटल वेज to put down x into 8 boxes so that no row remain empty. So total ways कितना आएगा, यानी required, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, required ways is equals to total ways माइनस, है ना। अब जब R1 R2 में भरा हो आपने और R3 खाली हो
जब आपने R1 R3 यूज किया हो, R2 में x ना डाला हो, और जब आपने R1 में ना डाल करके सारे R2 और R3 में डाल दिए हो, या किन्हीं दो में डाल दिए हो, किन्हीं दो में डाल दिए हो, एक खाली हो, या किसी एक ही में डाल दिए हो, दो खाली हो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी एक रो के अंदर 6 है ही नहीं, तो किसी एक में डाल करके दो खाली वाला केस नहीं आएगा। अच्छा, टोटल कितने हैं यहाँ? टोटल स्क्वायर्स वो कितने हैं? 8। कितने फिल करने हैं आपको? 6। तो 8C6 भरने के तरीके 1, 8 में से 8 बॉक्सेस में से 6 बॉक्सेस चूज करने का तरीका 8C6। इन एक्स को आपस में अरेंज करने का तरीका एक आइडेंटिकल है, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस। अब जब ये सारे के सारे 6x आपने R1 R2 में डाल दिए और R3 खाली हो, तो R1 R2 में कितने स्क्वायर्स हैं? 6। तो 6C6 अरेंज करने का तरीका एक। अब आपने R1 R3 में ही डाल दिया हो, R1 और R3 में डाल दिया, नॉट पॉसिबल। फिर आपने R2 R3 में ही डाल दिए हो, 6C6। 8C6 होता है 8C2, ये 1 और ये 1 माइनस का 2, कितना हो गया ये? 28। 28 माइनस 2 26। तो 26 टोटल वेज है इन 6x को इन 3 रोज में अरेंज करने का, जबकि कोई भी खाली ना रहे। समझ में आया? इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which A, B, C, D, E alphabets can be placed in the squares of the given figure so that no row remains empty, कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए। और देखो आपको डायग्राम ये गिवन है, फिर से बनाते हैं, स्क्वायर्स डिफरेंट हो गए हैं। सो देखो ये डायग्राम है, 3 रोज है अगेन, R1 R2 R3। R1 के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, कितने स्क्वायर्स हैं? 4। R2 में 2 हैं, R3 में भी ये। टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए? टोटल स्क्वायर्स बोलिए, कंटेनिंग R1 R2 R3 8। आपको देखो ये 5 अल्फाबेट्स डालने, सारे के सारे डिफरेंट है, यानी अब इनको अरेंज करने का तरीका होगा, एक तरीके से नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ABCDE अल्फाबेट्स कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर सो दैट नो रिमेन एम्प्टी। टोटल कितने हो गए? 8। 8 में से 5 कोई से भी स्क्वायर चूज करने के तरीके 8C5 अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 माइनस सेम वही केस, जब कोई एक रो खाली रह जाए या कोई 2 रो खाली रह जाए, वो वाले केस आप क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। भाई कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए, तो आप वो वाले केस घटा दो जब कोई एक रो खाली हो या कोई 2 रो खाली हो, या तो आपने किसी एक ही रो में सारे डाल दिए हो या कोई 2 में डाल दिए हैं ना। तो देखो R1 R2 में डाल दिए हो आपने, R3 खाली, फिर R1 R3 में डाल दिया आपने, R2 खाली, फिर R1 खाली और R2 R3, और किन्हीं 2 में आएंगे क्या? किन्हीं 2 में तो हो सकता है तीसरा खाली का, तो किसी एक में नहीं आएंगे, ठीक है। 8C5 फैक्टोरियल 5 माइनस का देखें R1 R2 में कितने? 6, तो 6C5 अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। R1 R3 6C5 फैक्टोरियल 5 और R2 R3 नॉट पॉसिबल, 0। कितना हो गया? 8C5 या 8C3 माइनस ये 6 और यहां से भी 6, 12 और बाहर निकाल लो फैक्टोरियल 5। सॉल्व कर लो आप।
सो 8C3 तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 8 ऐसे सॉल्व क्या करो, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 इसको लिखा करो 8 7 6 और नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 5 तो कट गया, यहाँ रहा फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 3 इसको काट दीजिए, ये इससे कट गया, कितना हो गया 56, ठीक है। और 56 माइनस 12 फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 44 इंटू फैक्टोरियल 5 ऐसे ही रहने दो, क्योंकि फैक्टोरियल 5 बहुत बड़ा नंबर है ना 120, ऐसे तो कोई मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, 120 इंटू 44 कर लें आप। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना है R1, ये कितना गिवन है आपको R2। R1 में कितने स्क्वायर्स हैं बोलो 5 स्क्वायर्स, एंड R2 में कितने स्क्वायर्स हैं 9 स्क्वायर्स, एंड यू हैव टू प्लेस 7x, x आइडेंटिकल है। आप सुनो इसमें ना ये नहीं करने, टोटल माइनस नहीं करने, हम टोटल माइनस अनरिक्वायर्ड तब करते हैं जब वो हमें आसान हो, या फिर हम सीधे सीधे ही रिक्वायर्ड वेज उठा लो यदि वो आसान है तो, है ना। अभी टोटल माइनस करोगे तो कितना हो गया ये 14 में से आप 7 चूज करने का तरीका 14C7। अभी क्या करेंगे देखो, यदि इन पांचों को मैं भर दूं तो रिमेनिंग 2 यहां जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास 7x है तो आप सारे के सारे x इस R1 में तो फिल कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, या सारे के सारे आप x R2 में फिल कर सकते हो, हाँ वो वाला केस अनडिजायरेबल। तो बताओ ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे बोलिए। देखो इनको अरेंज करने का तरीका एक तरीका, आप क्या करें 5 जो है 5 में से 1 ले लो, 5 में से 1 ले लो और रिमेनिंग 9 में से कितने ले लो 6, तब भी कोई रो खाली नहीं रहेगी ना। 5 में से 1 बॉक्स चूज करने का तरीका, 1 स्क्वायर चूज करने का तरीका 5C1 और 9 में से 6 स्क्वायर चूज करने के तरीके 9C6 अरेंजमेंट का तरीका 1। अब आप 5 में से 2 ले लो और 9 में से कितने ले लो बोलो 5, फिर आप 5C3 ले लो और 9C4, फिर आप 5C4 ले लो और 9C3, बोलिए बोलिए, और 5C5, हाँ अब तो तुम्हें क्लिक होगा ही होगा। अब 5C0 नहीं कर सकते हम लोग, बस यानी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक ले लो, उसको बढ़ाते जाओ इसको कम करते जाओ, ये आंसर है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग। तो हाँ नेक्स्ट देखिए ग्रुपिंग, लिखिए, है ना, लिखिए। अब इसके लिए ना आप थोड़ा पूरा बड़ा पेज लेना, क्योंकि मैं कॉलम बनाऊंगी, है ना, हम लोग कॉलम बनाएंगे, या तो आप ये नोट कर लें। हाँ ऐसे भी कर लो, कैलकुलेशन तो उसमें भी जाएगी, क्योंकि अगर आप 14 ले रहे हो, यहाँ टोटल कितना हो गया 14, है ना, तो 14C टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज हो गए आपके 14C7 अरेंज करने का एक तरीका, है ना, और रिक्वायर्ड वेज टोटल माइनस, जब सारे के सारे आपने किस में डाल दिए R2 में और R1 खाली, और सारे के सारे R1 में डाल दिए हो R2 खाली, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि R1 में 5 ही है, तो टोटल कितना हो गया 14C7 माइनस सारे के सारे R2 में डाल दिए हो, R1 में एक भी नहीं, R2 में कितने 9, उसमें से चूज करने का तरीका 9C7 अरेंजमेंट 1, ऐसे भी कर लो आप, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया था ना।